नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्मार्ट ज्योतिष सेवा में स्वागत है। आज एक कुंडली मैंने ली है और उसका जन्म समय, जन्म तारीख, स्थान सब कुछ मैंने नोट कर दिया है। ये उसका जन्मांक चक्र है। जन्म तारीख है 19 अक्टूबर 1988। जन्म समय है रात्रि का 1:30 और स्थान लिख दिया है मैंने। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा का तृतीय चरण, कर्क लग्न, मकर राशि। अब ये आप देख सकते हैं जन्मांक बना हुआ है। चूंकि कर्क लग्न और मकर राशि का जातक है, इसमें 4 नंबर से, यानी ये लग्न है। हमेशा याद रखो, ये हमेशा लग्न होती है, कोई भी हो कुंडली, कोई भी हो, लग्न का स्थान हमेशा यहां पर ही होता है। तो ये लग्न है। अब कर्क लग्न का स्वामी होता है चंद्रमा। ध्यान ये देना है कि इसमें सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कौन सा ग्रह कारक है और कौन अकारक। जो ग्रह कारक होते हैं वो शुभ फलदायी होते हैं और जो ग्रह अकारक होते हैं उनका शुभ फल नहीं मिल पाता है। अगर वो उनकी अवस्था, उनका अंश बल, उनका भाव, जिस भाव में वो बैठे हैं, अगर वो अच्छे नहीं हैं तो उनका शुभ फल भी अच्छा नहीं मिलता है। कभी कभी अकारक ग्रह भी अच्छा फल देते हैं, ऐसा नहीं कि सभी नहीं देते हैं। अब इसमें ही आपको हम बता रहे हैं, समझिए। इस कुंडली में कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा है, जा करके 7वें स्थान में बैठ गया है। चूंकि ये शनि का घर है, ये शनि के घर में बैठा हुआ है। अगर इसके साथ में शनि बैठ जाता तो विष योग हो जाता। शनि से इसकी तात्कालिक शत्रुता हो जाती, तात्कालिक शत्रुता, तो ये दिक्कत देता। सबसे पहली दिक्कत तो यहीं पर, यानी वैवाहिक जीवन को ही परेशान कर देता। लेकिन इस कुंडली में हम ये नहीं कह सकते कि ये किसी प्रकार की दिक्कत उत्पन्न करेगा। हाँ, थोड़ी परेशानियां जरूर देगा। वो क्या? चूंकि ये 5 अंश पर है, चंद्रमा 5 अंश पर है और शनि से तात्कालिक मित्रता है, शत्रुता नहीं। यहां पर हम कहेंगे शनि से तात्कालिक मित्रता है, इधर राहु से भी, इधर शनि से भी। किंतु ये चंद्रमा, शनि और राहु, ये दोनों पापक ग्रह हैं और इन दोनों के बीच में चंद्रमा जब शनि और राहु के बीच में बैठ गया, सीधा सा अर्थ, चंद्रमा है क्या? चंद्रमा मन है और इस लग्न के अनुसार लग्नेश भी है। यहां पर चूंकि 10 नंबर में अर्थात मकर में बैठा हुआ है तो मकर राशि भी है। अब यहां पर चंद्रमा पीड़ित है किस प्रकार से? मन के आधार पर, यानी इसका जो मन है उसमें एकाग्रता नहीं रहेगी, मन एकाग्र नहीं रहेगा। चूंकि ये पीड़ित हो गया, 2 पापक ग्रहों के बीच में जाके बैठ गया तो ये पीड़ित हो गया। अब ये जब पीड़ित हो गया तो कहीं ना कहीं मन पीड़ित है, मन परेशानी अनुभव कर रहा है, कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहा है। दूसरा, अब यहां पर चूंकि ये लग्नेश है, लग्न का स्वामी है चंद्रमा। अब यहां पर एक और विचार करने वाली बात है कि यहां पर ये व्यक्तित्व है, चंद्र जो है ये इसके व्यक्तित्व को भी दर्शा रहा है। इसकी दृष्टि अपने ही घर पर पड़ रही है तो यहां से तो बहुत ही शुभ फल दे रहा है, अच्छा फल दे रहा है। अब यहां पर पहले ये देखना है कि कहीं इस पर शनि की, राहु की या किसी पापक ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है। अब यहां से हम देखते हैं तो यहां पर अगर हम देखें तो चंद्रमा पर किसी भी ग्रह की, गुरु की भी अगर लेते हैं तो गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर यहां पड़ रही है। देखिए, जब गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही हो, यानी गुरु सबसे शुभ ग्रह है और इस कुंडली के लिए कारक भी है, दोनों ही कारक हैं, क्या गुरु और क्या चंद्रमा। अब गुरु की दृष्टि यहां चंद्रमा पर पड़ रही है तो इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि इसके जो दोष हैं उन दोषों में कमी। अब यहां पर पड़ने का मतलब ये हुआ, यहां पर यानी ये पत्नी का स्थान भी है, तो इसका मतलब जब गुरु की दृष्टि यहां पड़ रही है तो इसका मतलब क्या है? सीधा सा अर्थ है, क्योंकि पत्नी का घर है तो पहली बात तो गुरु पत्नी को भाग्यशाली बना देगा। विवाह के बाद वैवाहिक जो जीवन है वो कहीं ना कहीं और अधिक उन्नति कारक हो जाएगा।
लाभदायक हो जाएगा, धन के मामले में और अधिक संपन्नता लाएगा और अधिक धनी बना देगा। अब यहाँ पर चूंकि पढ़ने से तो आपने सुना है कि केंद्र में अगर लग्न गुरु और चंद्र हो गजकेसरी योग बन जाता है। यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, इसको भी हम एक प्रकार का गजकेसरी योग कह सकते हैं। लेकिन अगर यही गुरु यहाँ से या लग्न से बैठ करके अथवा केंद्र या केंद्र त्रिकोण बैठ करके अगर ये गजकेसरी योग बनाता तो उससे बहुत अच्छा सुफलदायक और भी मतलब अत्यधिक सुफलदायक गजकेसरी योग माना जाता है। यहाँ पर गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ने से जो दोष है उन दोषों में कमी आएगी, इसके सुफल अधिक होंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना कह सकते हैं। दूसरा, इसमें इस कुंडली में दूसरा ग्रह है गुरु। गुरु क्या है इसको भी समझ लीजिए। 11 अंश पर बैठा हुआ है, अंश बल ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ गुरु जो है ये शुक्र के घर में बैठा हुआ है। अब ध्यान यहाँ पर यह देना है कि शुक्र से इसकी क्या स्थिति है। तो पहली बात, शुक्र सूर्य के घर में केतु के साथ बैठा हुआ है। अब बता दें, चूंकि शुक्र से भी गुरु की तात्कालिक मित्रता है, 1 2 3 ये तात्कालिक मित्रता बन रही है। और अगर गुरु की शुक्र से तात्कालिक मित्रता है, चूंकि शुक्र के घर में बैठा हुआ है, ये प्रमुख बिंदु होता है देखना कि जो ग्रह जिसके घर में बैठा है उसके साथ उसकी तात्कालिक मित्रता है या नहीं। अब यहां पर शुक्र से तात्कालिक मित्रता है तो कहीं ना कहीं गुरु सुफलदायक पहले से ही है और भी अधिक सुफलदायक हो जाएगा, अर्थात आय बहुत ही अच्छी होगी, लाभ बहुत अच्छा होगा। यहां पर एक बात और, चूंकि गुरु की दृष्टि यहां पर पड़ रही है, यानी 1 2 3 4 5 पराक्रम में और विद्या यानी ज्ञान के स्थान पर, संतान के स्थान पर और पत्नी के स्थान पर, तो गुरु की दृष्टि अगर यहां पड़ रही है यानी बुध के घर में अर्थात तृतीय स्थान पर यानी पराक्रम के स्थान पर, तो कहीं ना कहीं पराक्रमी यानी ये जातक पराक्रमी होगा, अत्यधिक पराक्रमी, साहस की कमी नहीं होगी। दूसरा, ये जातक यानी ज्ञान और संतान, इस पर भी दृष्टि पड़ रही है, तो संतान भी भाग्यशाली होगी और ज्ञान यानी इसके पास ज्ञान की कमी नहीं होगी, ज्ञान का खजाना होगा, अर्थात बढ़ चढ़ के ज्ञान होगा। ध्यान ये देना है, यहां पर ज्ञान भी बढ़ चढ़ के होना है। अब यहां पर नौम दृष्टि गुरु की पत्नी के स्थान पर पड़ रही है, तो यहां पर भी चूंकि यहां पर नीच दृष्टि है, गुरु की यहां पर नीच दृष्टि है, यहां पर गुरु नीच के हो जाते हैं दशम में, तो ये नीच दृष्टि है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये शुभ फलदायक है, क्योंकि शुभ लग्नेश होकर के चंद्रमा यहाँ पर पहले से ही बैठा हुआ है और ये शुभ ग्रह है, और शुभ ग्रह की दृष्टि यहाँ पर पड़ने से भी कहीं ना कहीं ये शुभ अर्थात शुभ फल ही देगा। एक बात तो कह दूं, एक बात आपको बता दूं, चूंकि इस कुंडली में सूर्य जो द्वितीय से यानी धनेश है, सूर्य धनेश है और ये जाकर के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, जबकि इसका स्वामी शुक्र सूर्य के घर में बैठा हुआ है। ये दोनों आपस में विपरीत यानी एक दूसरे के घर में बैठे हुए हैं, विपरीत राजयोग इसको कहा जाता है, विपरीत राजयोग बना रहा है, एक दूसरे के घर में बैठे हुए हैं। तो सूर्य का शुक्र के घर में और शुक्र का सूर्य के घर में बैठना ये विपरीत राजयोग का फल यहाँ पर दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शुक्र यहाँ पर कारक है, केतु तो यहाँ पर विशेष कारक माने जाते हैं। केतु का तो यहाँ पर रहना, एक बात यहाँ पर आगे भी बता देंगे हम, उसको भी समझ लीजिएगा, पहले एक एक चीज़ समझ लीजिए। शुक्र का धन स्थान में बैठना, चूँकि धन स्थान के शुक्र कारक हैं, तो यहाँ पर शुक्र का बैठना भी बहुत ही शुभदायक है। और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है अष्टम स्थान में, यानी एक बात और समझ लीजिए, जैसा कि मैं बता चुका हूँ गुरु के बारे में, यहाँ पर गुरु चूँकि गुरु भाग्येश हैं और यहाँ पर षष्ठेश भी हैं। एक बात तो हमेशा इस जातक को ध्यान रखना होगा कि भाग्य की वृद्धि
हमेशा करनी होगी। वो कैसे? वो कैसे? यानी या तो ये भाग्य यानी गुरु है भाग्यस, और गुरु यहाँ पर 11 अंश पर, पहली बात तो वृद्धावस्था का हुआ, क्योंकि सम है ना, सम राशि में है तो वृद्धावस्था का हुआ। अब यहाँ पर गुरु जो कि वृद्धावस्था का, इसलिए गुरु को यहाँ पर हमेशा इनको जो है बल देना ही होगा। शुक्र से मैंने बताया था, शुक्र से चूंकि ये तात्कालिक मित्रता इनकी है और शुक्र से तात्कालिक मित्रता है, इसलिए गुरु फल खराब फल नहीं देंगे, चाहे वो बड़े भाई हो, चाहे वो पत्नी हो, और चाहे वो पति हो। मतलब अगर जातिका है तो पति, जातक है तो पत्नी। इसलिए उस स्थिति में चूंकि शुक्र से तात्कालिक मित्रता है, इसलिए गुरु का रत्न भी पहन सकते हैं। गुरु का रत्न पहनेंगे, भाग्य का बढ़ेगा, भाग्य बढ़ेगा और गुरु का रत्न पहन सकते हैं। यहाँ पर जो ये संबंध है वो संबंध गुरु खराब नहीं करेगा, चूंकि शुक्र के साथ मित्रता, अगर शुक्र के साथ तात्कालिक मित्रता न होती तो ये निश्चित था कि क्या पत्नी का संबंध, पति का संबंध, क्या भाइयों का संबंध, इसके अलावा क्या संतान का संबंध, तीनों को ये खराब कर देता। तो संबंध अच्छे नहीं होते, भले ही ये गुरु कारक ही क्यों न होता। अब मैंने बताया, चूंकि यहाँ पर अब हम बता रहे हैं विपरीत राजयोग बता ही दिया। इसके बाद आ जाते हैं अब केतु पर। केतु को भी समझ लीजिए और राहु को भी समझ लीजिए। देखिए राहु यहाँ पर बैठ करके हर मायने में तो खराब ही है, अच्छा नहीं है, शुभ फल तो नहीं देता है, बस केवल एक काम में ये अच्छा फल देता है। अब चूंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है और शनि से तात्कालिक मित्रता भी है राहु की यहाँ पर, इसलिए ये जरूर हम कहेंगे कि इसके दोषों में कमी आएगी। ये अचानक धन, चूंकि केतु वैसे भी धन यहाँ पर विशेष कारक हो जाता है केतु, और विशेष कारक होने के कारण ये तो निश्चित है कि जीवन में अचानक धन की प्राप्ति तो ये कराएगा ही, और शुक्र के साथ बैठा हुआ है तो और भी उत्तम है, और भी उत्तम है। क्योंकि इसके इस लग्न के लिए तो इसको कारक नहीं माना जाएगा, किंतु राशि के लिए ये कारक है। इस राशि यानी जो मकर है, मकर राशि का स्वामी शनि होता है, शनि के लिए यानी शनि का मित्र होने के कारण ये कारक है। तो यहाँ पर अगर हम कहें तो केतु यहाँ पर विशेष कारक बन जाता है। ये जीवन में अचानक धन कई बार दिलाएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कुटुंब में यानी परिवार में मतभेद आ जाते हैं मंगल पर। मंगल चूंकि है इस कुंडली में, कर्क लग्न की कुंडली में मंगल सर्वाधिक योग कारक माने जाते हैं। यहाँ पर चूंकि कर्म और ज्ञान के कारक होते हैं मंगल, जाकर के भाग्य में बैठ गए। अब अगर कर्मेश अगर धर्म में जाके बैठ जाएं तो इसको कर्म धर्माधिपति योग कहा जाता है। बहुत ही सुंदर है, ये बहुत शुभ माना जाता है। दूसरी चीज, भाग्य स्थान बैठना, क्या पूछना, भाग्य को प्रबल कर देना, यानी इसको कहते हैं जन्मजात भाग्यशाली। ऐसे जातक को जन्मजात भाग्यशाली कहा जाता है। अब यहाँ पर चूंकि ये बहुत ही अच्छा योग है भाग्य पर, आप देखिए मंगल यहाँ पर सबसे पहले मंगल की दृष्टि पड़ती है 1 2 3 4 बे स्थान पर। जब बे स्थान पर चूंकि मंगल शुभ है तो इसका मतलब शुभ कार्यों में ये बे करेगा, सीधा सा अर्थ है। धर्म के कार्यों में, शुभ कार्यों में, अच्छे कार्यों में, मंगल के कार्यों में इसका जो पैसा व्यय होगा बे होगा। यहाँ पर दूसरी चीज 4 5 6 7 यहाँ पर इसकी दृष्टि पड़ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने छोटे भाई बहनों को ये स्वयं बहुत आगे ले जाएगा, यानी इसके माध्यम से छोटे भाई बहनों की भी प्रगति होगी। ये स्वयं अगर छोटे भाई बहन हैं तो निश्चित रूप से ये छोटे भाई बहनों को अपने माध्यम से बढ़ा देगा और परिवार के लिए भी ये बहुत कुछ कर जाएगा। तीसरी चीज 7 और 8 यानी यहाँ पर सुख स्थान पर, यानी भूमि भवन वाहन के स्थान पर, तो ये दो निश्चित जानिए, भूमि भवन और वाहन किसी प्रकार की कमी होनी ही नहीं है इसके जीवन में, अत्यंत लाभ। यहाँ पर चूंकि 6 पर बैठे हुए हैं तो ये जरूर ध्यान देना है कि मंगल को बलवान करते रहे, अर्थात मंगल की उपासना करते रहें, मंगल के मंत्रों का जाप करते रहें, मंगल के यानी हनुमान जी के शरण में चले जाएं। कुल मिलाकर के इनको आजीवन भगवान हनुमान जी की सेवा करनी ही चाहिए, उनका जो पाठ है वो करना ही चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये इनके लिए बेहद शुभ होगा, बहुत अच्छा होगा। मंगल के बाद आ जाते हैं हम शनि पर। शनि क्या है इसमें ये भी ध्यान दीजिए। कहते हैं इस कर्क लग्न की कुंडली हो या किसी भी लग्न की कुंडली हो, अगर षष्ठम भाव में शनि महाराज जी जाके बैठ जाएं
तो ये निश्चित है कि यहाँ पर सबसे पहले शत्रुहंता योग बना देते हैं, ऋण हरता योग बना देते हैं शनि का यहाँ बैठना। यहाँ पर अब हम क्या कहेंगे, यहाँ पर ये शनि तीसरी दृष्टि से यहाँ पर देख रहा है, तो निश्चित रूप से पहला तो काम ये कि आयु में वृद्धि करा देगा। शत्रु कितना भी प्रबल हो जाए, ऋण कितना भी हो जाए, वो शनि स्वयं दूर कर देंगे। शत्रु कितना भी प्रबल हो, उस शत्रु को समाप्त करने की ताकत, शत्रु को नीचा दिखाने की ताकत भी इस जातक के अंदर विशेष रूप से होगी। शत्रु इसका कुछ नहीं कर पाएंगे, बाल बांका नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये निश्चित है कि शत्रु होंगे, बहुत शत्रु तो होंगे, निश्चित है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है और उन्नत, चूंकि ये कुंडली बहुत अच्छी है, तो ये ऐसा शख्स, ऐसा कोई भी जातक हो, ये बहुत ऊंचाइयों तक जाता है। तो जब कोई ऊंचाइयों तक जाएगा तो शत्रु तो बनेंगे ही, और जब शत्रु बनेंगे तो शत्रुहंता योग इसमें बहुत अच्छा लगा हुआ है। यहाँ पर शनि हो, राहु हो, फिर क्या कहना, राहु हो अगर कोई शत्रु हो जाए तो समझ लीजिए वो बोलते ही उसका सर्वनाश, विनाश। तो अब यहाँ पर शनि, राहु और शनि लगभग एक समान, तो ये शत्रुहंता योग बहुत ही सुंदर योग बन रहा है। यहाँ पर तीसरी दृष्टि से आयु दृष्टि यानी आयु को बढ़ाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, इस जातक की कुंडली में कुछ ऐसे योग, जैसे ये शनि का यहाँ बैठ जाना, बुध का यहाँ बैठ जाना, चंद्रमा का यहाँ बैठ जाना मन को कमजोर कर देता है, ये मानसिक समस्या को जन्म दे देता है ये। इसके अलावा शनि का यहाँ बैठ जाना और यहाँ पर दृष्टि पड़ जाना, राहु का यहाँ बैठना, ये भी ध्यान रखिएगा, किडनी संबंधी रोग भविष्य में अगर सावधानी न रखे तो हो जाता है। इसलिए इनसे संबंधित रोग जो होते हैं, अगर ये व्यक्ति सावधान रहेगा तो निश्चित रूप से इन बीमारियों से भी बच सकता है, किंतु फिर भी ये रोग होने की अधिक संभावना रहती है, प्रबल संभावना रहती है। इसलिए इसे इन सब मामलों में सावधान रहना। स्वग्रही और उच्च का भी बुध बैठा हुआ है, तो ये जरूर लाभदायक होगा, यानी ऐसा व्यक्ति साहसी होगा, पराक्रमी होगा, ये तो निश्चित है, और भाग्यशाली भी होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है बुध की दृष्टि यहाँ पर भी पड़ रही है, बशर्ते नीच दृष्टि है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे यहाँ पर स्वग्रही होने के कारण और यहाँ पर मंगल बैठा होने के कारण ये कहीं ना कहीं भाग्यशाली, मैंने कहा ना जन्मजात भाग्यशाली होगा, तो ये बहुत शुभ है। अगर कोई भी ग्रह अपने घर में बैठा हो तो कभी अपने घर को नहीं खराब करता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। यहाँ पर जैसे गुरु बैठे हैं, गुरु यहाँ के भी कारक माने जाते हैं, यहाँ पर गुरु माने, लेकिन शुक्र का घर है और शुक्र से तात्कालिक मित्रता भी है, तब भी यहाँ पर गुरु को नुकसान नहीं करेंगे, इस घर को खराब नहीं करेंगे, आय को खराब नहीं करेंगे, आय बहुत होगी, अच्छी होगी आय। और वैसे भी इसमें धन की, इस कुंडली में धन की तो कोई कमी होनी ही नहीं है। नौकरी हो बहुत ऊंचे तक जाएगा, धन के मामले में, व्यवसाय के मामले में भी ये काफ़ी आगे जाएगा। नौकरी का ज़्यादा अच्छा योग बन रहा है इस कुंडली में, नौकरी का कहीं अच्छा, क्योंकि कर्क लग्न, सिंह लग्न, मीन लग्न, ये जो लग्नें होती इनमें कहीं ना कहीं शासक का योग होता है, तो शासक का जो योग होता है शासन करने का योग होता है। तो ऐसी कुंडली जो है वो कहीं ना कहीं नौकरी यानी ऊंचा पद पाने की, विशेष करके ऊंचे पद की तरफ ये दर्शाती हैं, उच्च पद देती हैं ऐसी कुंडलियाँ। लेकिन ध्यान ये रखना है, ऐसे व्यक्ति आलसी बहुत होते हैं, और चूंकि कर्क लग्न या सिंह लग्न वाले आलसी भी निश्चित रूप से होते हैं, और अगर इन्होंने अपने आलस को बढ़ाया, इनको ज़्यादा अगर इन्होंने आलस किया तो ये बीमारी तो बना ही लेंगे, इसके अलावा जो इनको मिलना है उनमें भी कमी आएंगी। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो अपने भाग्य को बढ़ाएं, भाग्य को बढ़ाने का मतलब ये, अगर भाग्य इनका समझिए सो रहा है, भाग्य जो है इनका सो रहा है, कमजोर है, चूंकि यहाँ पहली बार वृद्धावस्था है इसकी, इसलिए सो रहा है। तो अब ये आप मान के चलिए वृद्धावस्था का गुरु है, तो सबसे पहले तो ये अगर हो सके तो पुखराज पहने, गुरु की उपासना करें, साथ में मंगल की उपासना भी इनको करना चाहिए, हनुमान जी की उपासना करें, सूर्य को जल अवश्य दें। सूर्य है नीच के है, लेकिन यहाँ पर जो है राशि परिवर्तन योग है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हम कहेंगे सूर्य को जल देने से आलस दूर जाएगा, सूर्य की उपासना करने से आलस दूर होता है, मंगल की उपासना करने से, सूर्य की उपासना करने से, सब गर्म ग्रह है, ऊर्जादायक ग्रह है, इनकी उपासना करने से आलस दूर होता है। और साथ में गुरु का क्या,
जैसे गाय की सेवा करना, अपने से बड़ों का सम्मान करना, खास करके कोई ब्राह्मण है, कोई महापुरुष हैं, कोई सिद्ध पुरुष हैं, उनका आशीर्वाद लेना। तो ये अपने जो टीचर्स हैं, भले ही वो छोटी कक्षाओं में ही क्यों ना पढ़ाया हो, वो सभी टीचर्स उनके गुरु तुल्य हैं, गुरु का अंश होता है, उनका आशीर्वाद लेना ऐसे व्यक्ति के लिए हमेशा शुभ फलदायी होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को अगर अपने जीवन में उन्नति करनी है तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो बातें मैंने बताई अगर उसका ध्यान दें तो निश्चित रूप से, अब इनको सबसे पहला मैं आपको बता दूं, ये गुरु का रत्न तो खैर इनको पहनना ही चाहिए, गुरु का रत्न इनको पहनना ही चाहिए, क्योंकि गुरु और शुक्र में तात्कालिक मित्रता है, कोई दिक्कत नहीं, पहन सकते हैं ये। अब दूसरा इनका जो मंगल का है, मंगल तो भाग्य स्थान में बैठा है, कोई दिक्कत नहीं, मंगल का रत्न आराम से पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लाल मूंगा ये पहन सकते हैं। लग्नेश का रत्न चंद्रमा यहाँ पर चूंकि बैठा हुआ है, और चंद्रमा पर भी किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के चंद्रमा का रत्न भी ये पहन सकते हैं। और शिव पूजा भी इनके लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि लग्नेश का संबंध, सीधे सीधा संबंध लग्नेश का जो है वो शनि से हो रहा है। और चंद्रमा चूँकि चंद्रमा है और भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा है, तो भगवान शिव का पूजन करने से, उनको जल देने से, उनको दूध देने से, यानी दूध चढ़ाने से चंद्रमा शुभ और अधिक शुभ फल देता है। और जो चंद्रमा की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने आज इस कुंडली के आधार पे मैंने जो विवरण बताया, जो इसका विश्लेषण किया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रश्न है या किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं, उसका उत्तर देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और शेष किसी प्रकार की अलग अगर आपको बात पूछनी है तो हमारे फ़ोन नंबर से भी, हमारे फ़ोन नंबर पे, हमारे व्हाट्सएप पर अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम डाल करके अपने बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही, नमस्कार।